हेलो दोस्तों, ये है आपका सॉलिड स्टेट का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड देख लिया था। सॉलिड क्या, उसके प्रॉपर्टीज, उसका क्लासिफिकेशन, क्रिस्टल और अमोर्फस होता है। आज हम पढ़ेंगे अमोर्फस का क्लासिफिकेशन। ठीक है, उससे पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं। एक वो फोटोलिटिक मटेरियल। फोटोलिटिक मटेरियल क्या होता है? फोटोलिटिक मटेरियल वो होता है जो लाइट को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। एक अमोर्फस सिलिकॉन होता है। क्या है अमोर्फस सिलिकॉन? Silicon is one of the best photolytic material that convert light into electrical energy. मतलब फोटोलिटिक मटेरियल जो होता है ना, वो उसका काम ही होता है लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिसिटी में, लाइट इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसका काम, फोटोलिटिक जो मटेरियल होता है उसका काम ही होता है लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। तो एक ये अमोर्फस सिलिकॉन होता है जो हमारा लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन में। क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन चार टाइप के। पहला होता है आपका कौन सा? मोलिक्यूलर। मोलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा हो जाएगा आपको क्या? आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरा आपको क्या हो जाएगा? मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। फोर्थ है आपको कौन सा? नेटवर्क या कोवलेंट। दोनों नाम सही है, नेटवर्क बोल दिया, कोवलेंट बोल दिया, एक बात। नेटवर्क या कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। इसका फिजिकल स्टेट क्या है, मतलब कंडक्टिविटी देखेंगे, ये सब देखेंगे। ये जो मोलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, ये फर्दर तीन पार्ट में फिर से डिवाइड है। ये फिर से तीन पार्ट में डिवाइड है आपका। नॉन पोलर मोलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड आ जाएगा पोलर मोलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर क्या आएगा? H हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके हम अलग अलग बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। कितना, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का चार पार्ट है, ये है फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड हुआ गया। ठीक है, तो इसके कौन कौन से मटेरियल से बना है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, इसका बॉन्डिंग फोर्स, फिजिकल स्टेट, ये सब देखेंगे। तो इसके क्या क्या चीज के बारे में बात करने वाले हैं, देखेंगे। पहला बात करेंगे हम इसके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका बॉन्डिंग फोर्स बोल सकते हैं, बॉन्डिंग फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स, बॉन्डेड फोर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसे ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिजिकल स्टेट, बाद में लेते इसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। ठीक है, फिजिकल नेचर ले लेते हैं, फिजिकल नेचर। ठीक है, तो हम ये तो आ गया ऊपर का पार्ट है आपका। ठीक है, चलिए इसमें जो है पहला हम देख लेते कौन सा? नॉन पोलर देखते हैं, नॉन पोलर। फिर क्या ले लेंगे? पोलर ले लेंगे, फिर H बॉन्डेड। बाकी की तीन बात पहले तीन कर लेते, फिर स्पेस का फिर तीन कर लेते। तो जो ये जो तीन है सब के सब मोलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें जो आपका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा
ये सब के सब मॉलिक्यूल्स होगा, इसमें भी मॉलिक्यूल होगा, इसमें भी मॉलिक्यूल होगा सी, इसमें भी मॉलिक्यूल्स होगा, क्योंकि सब के सब मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं, पोलर नॉन पोलर एच पोलर, ठीक है। अब बॉन्डेड फोर्स किस प्रकार का हो सकता है, इसमें जो नॉन पोलर होता है ना, ये आपका हो जाएगा डिस्पर्सन या लंदन फोर्स। इसमें जो बॉन्डिंग फोर्स है दो एलिमेंट के बीच में, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन या लंदन फोर्स। डिस्पर्सन या लंदन फोर्स, ठीक है। अब जो पोलर की बात करेंगे, इसमें बॉन्डेड फोर्स इसमें होता है आपका, इसमें होता है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फोर्स बोल देते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करें, क्योंकि तीनों के तीनों हमारा नॉन कंडक्टर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो क्या लिखते इसको, इंसुलेटर लिखते हैं, इंसुलेटर इंसुलेटर इंसुलेटर। अब आते हैं फिजिकल नेचर, ये आपका होता है सॉफ्ट, मुलायम होता है सॉफ्ट, ये भी आपका होता है सॉफ्ट, ये होता है आपका हार्ड। लेकिन ये जो आयोनिक मेटालिक और नेचुरल कंपोनेंट के कंपेयर में देखा ना, तो ये हो जाएगा आपका सॉफ्ट। लेकिन इस दोनों के कंपेयर में, पोलर नॉन पोलर और पोलर के कंपेयर में इस बॉन्डिंग होता है हार्ड आपका। मेल्टिंग पॉइंट जब सॉफ्ट है तो सबका क्या होगा, लो ही होगा। आप बोलिएगा हार्ड होगा, इसका तो हाई होना चाहिए। इस दोनों के कंपेयर में इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन और सब के कंपेयर में देखिए ना, देखिए तो ये लो ही होता है। क्यों? क्योंकि इसका हार्ड लिखे हैं इस दोनों के कंपेयर में, लेकिन इस सब के कंपेयर में ये सॉफ्ट ही होगा, तो यहाँ पे भी लो ही लिखते हैं। मतलब इस दोनों से ये ज्यादा होगा, इस दोनों से देखा जाए तो ये ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन इस तीनों से ये कम होगा। ये आ गया आपका किसके बारे में, पोलर नॉन पोलर इस बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। अब हम देख लेंगे आपको, अब देखते हैं आयोनिक मेटालिक और कोवैलेंट के बारे में। मेटालिक कोई आयोनिक इधर लिख देते हैं, या नेटवर्क या कोवैलेंट लिख देते हैं, कोवैलेंट लिखते हैं, नेटवर्क भी आएगा, ठीक है, कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए जो मेटालिक होगा, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट क्या होगा, मेटल का एटम हो, नाम से पता चला मेटालिक मेटल एटम होगा, मेटल एटम। आयोनिक में क्या होता है, आयंस होता है, या तो वो कैटायन होगा या एनायन होगा। आयंस का मतलब ये कंस्टिट्यूएंट क्या होगा, आयंस होगा। आयंस में क्या होगा, ये तो कैटायन आएगा, ये एनायन आएगा, ये पॉजिटिव होता है, माइनस होता है। और कोवैलेंट में क्या होता है, देखिए हाँ, जो कोवैलेंट में होगा ना, कोवैलेंट में इसे मेटल एटम था, इसमें होगा नॉन मेटल एटम, इसमें आयंस था, इसमें होगा नॉन मेटल एटम। कार्बन कार्बन के साथ बनाएगा, सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ ऐसे बनाएगा, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा नॉन मेटल के साथ होगा, ठीक है। बॉन्डिंग फोर्स के बारे में बात करें, यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड। इसमें आयंस जब भी कभी आपका प्लस या माइनस रहता है, जब भी आपका यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज हो गया, चार्ज में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मतलब लगेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। दोनों सेम होता है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख देते हैं, स्टैटिक। कोवैलेंट में इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, नॉन मेटल में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की।
आप जानते हैं मेटल को हम लोग बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समुद्र। तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और हमको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या, या तो आयन चाहिए फ्री स्टेट में, या आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कंडक्टिविटी शो करेगा, हाई कंडक्टिविटी देते हैं, कंडक्टिविटी देते हैं, सो कंडक्टिविटी। आयन किस केस में देखते हैं, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जब आपका वो जो लेते हैं वो सॉलिड स्टेट में रहा तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो सॉलिड के केस में आपका जो आयंस रहता है प्लस या माइनस, वो अपने पोजीशन पे स्टक रहता है, मूव नहीं करता। लेकिन जैसे वो मोल्टेड स्टेट में है, जैसे वो मेल्ट होने लगेगा तो उसका आयंस क्या वो फ्री हो जाएगा, मतलब मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही फ्री होगा तब उसका आयंस एक्सचेंज मतलब मूव कर सकता है। तो ये कंडक्टिविटी शो कब करेगा, मोल्टेन स्टेट में, ना कि सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, मतलब ये अपने पोजीशन पे स्टक हो जाता है, इसका चार्ज उसी पोजीशन पे फिक्स होता है, मूव नहीं कर पाता, इसलिए वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। शो करने का कब होता है, जब इसका आयंस फ्री होगा। फ्री कब होगा, जब ये मोल्टेन होगा। तो मोल्टेन स्टेट में ये हमारा कंडक्टिविटी शो करता है। कोवेलेंट में देखते हैं, ये हमारा कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, लेकिन इंसुलेटर बोल देते हैं। लेकिन एक आपका आता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आप जानते होंगे, उसमें कार्बन कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अभी हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना के बताएंगे। वो आपका क्या होता है, ये कंडक्टिविटी शो करता है। हम लिख देते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक्सेप्शन होता है, कंडक्टिविटी शो करता है, कंडक्टिविटी शो करेगा ये, ठीक है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर बना के बताएंगे। फिर आते हैं फिजिकल नेचर के बारे में। मेटल क्या होता है जनरली, कॉपर एल्यूमिनियम वगैरह तो सब हार्ड ही होता है जनरली। अच्छा, मेटल का प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे, वो मैलिएबल होता है या डक्टाइल भी होता है। तो ये हार्ड होगा, मैलिएबल और डक्टाइल भी होगा। हार्ड, मैलिएबल और डक्टाइल, ठीक है। आयनिक केस में बात करें, हार्ड होता है लेकिन ये ब्रिटल होता है। हमारे को जाएगा क्या होता है, हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड बट ब्रिटल। ये तो आपका हार्ड होता है। फिर से एक आता है ग्रेफाइट, आपको कंडक्टिविटी शो करता है। ये आपको क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट आपको क्या होगा, सॉफ्ट। एक्सेप्शन में आता है, इसका हम आपको अभी स्ट्रक्चर बताएंगे। मेल्टिंग पॉइंट, अगर ये मेटल है, इसका जब ये हार्ड होता है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई जाएगा। ये भी हार्ड होता है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ये नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब इसका कोई गारंटी नहीं रहता। जैसे डायमंड का आपको किया था, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहता, फिर एक कार्बन वो बचा, फिर वो 4 कार्बन से जुड़ेगा। अभी इसका स्ट्रक्चर बना के देखें डायमंड का या ग्रेफाइट का, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, वेरी हाई। ठीक है, ये हो गया आपका क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम आपको ग्रेफाइट और डायमंड का थोड़ा स्ट्रक्चर ले बता देते हैं। इनका स्टॉप हो जाएगा। तो हमने बात किया, मैंने बोला था डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर देखो। डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है। तो देखिए, एक कार्बन मैंने बनाया, इससे 4 कार्बन बनाते हैं, इससे फिर 4 कार्बन जुड़ेगा, इससे फिर 4 कार्बन जुड़ेगा, इससे फिर 4 कार्बन जुड़ेगा, इससे फिर 4 कार्बन जुड़ेगा। ऐसे रुकेगा नहीं, फिर इससे फिर 4 कार्बन जुड़ते जाएगा। इससे भी 4 कार्बन ये जुड़ते जाएगा, ठीक है। इसमें एक हम बात करें ग्रेफाइट के बारे में, बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर देखिए, हेक्सा हो जाते हैं, एग्जाम्पल पहले बनाते हैं।
ये होता है ग्रेफाइट स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट देखेंगे हर कार्बन, एवरी कार्बन इज कनेक्टेड बाय 3 अदर कार्बन। इसमें ईच कार्बन इज कनेक्टेड बाय 3 अदर कार्बन। देखिए इस कार्बन देखिए, एक इधर एक इधर, एक दो, तीन हो गया, 1 2 3। इसकी बात करेंगे 1 2 3, इसकी बात करेंगे 1 2, फिर से ऐसे बनाकर 3 बना लेगा। ठीक है, यहां देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 सब 3 से बनाएगा। इसमें 1 2 3 ये था। इसमें और भी लेयर होता है, जैसे मैंने 1 2 लेयर बनाया, इसके नीचे एक और भी लेयर बना सकते हैं। इसमें देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होता है, लेकिन ये बना कितना है 3। ग्रेफाइट में 4, डायमंड में 4 बनाना, 4 इलेक्ट्रॉन भी थी। इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया, यही शो करता है आपको कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का कारण ग्रेफाइट में यही है, जो आप बोलते हैं सेक्शन होता है नॉन मेटल के बावजूद भी ये क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि कार्बन अपना यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बनाता है, एक नहीं बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचता है, वही कंडक्टिविटी का कारण होता है। मैंने बोला था कि जो आपका ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है, कोवेलेंट या नेटवर्क देखिएगा तो आपको वो हार्ड होता है फिजिकल नेचर में, लेकिन मेरे पास ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। इसका जो एक लेयर दूसरे लेयर क्या करता है, एक्सचेंज कर देता है। मतलब ये एक्सचेंज होते रहता है, एक लेयर दूसरे लेयर के साथ एक्सचेंज होते रहता है। यही कारण है इसका सॉफ्टनेस का, ग्रेफाइट का सॉफ्टनेस का यही कारण है, एक लेयर दूसरे लेयर के साथ ये एक्सचेंज होते रहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड लेंथ, अगर कार्बन कार्बन डायमंड में बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 154 पिकोमीटर होता है। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन की बात करें तो 141.5 पिकोमीटर होता है। लेकिन एक कार्बन दूसरे लेयर में, दूसरा कार्बन इस लेयर में, इसके बीच में देखें ना तो ये आपका आता है लगभग 340 पिकोमीटर आता है। ये आपका आएगा 154 पिकोमीटर, 141.5 पिकोमीटर, 340 पिकोमीटर। ये आपका बॉन्ड लेंथ इसमें ग्रेफाइट में और डायमंड में कुछ खास मूल्य नहीं है। इसमें कुछ देगा एवरेज कुछ देगा, एक आदमी कितना था इसमें कुछ देगा, इसमें क्या 4 बना रहा है, लीजिए तो स्पीड भी आ जाएगा। ये तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेगा। आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, ये देखिए। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, अगर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन रेगुलर फॉर्म इन 3D, हम लिख बताते हैं। क्रिस्टल लैटिस वो होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर फॉर्म में हो और वो 3D में हो। अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इन रेगुलर फॉर्म एंड इन 3D। थ्री मतलब 3 डायमेंशन में, तीनों डायरेक्शन में इसका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा। तो ये क्या होगा, लैटिस क्रिस्टल लैटिस होता है। अब देखिए हम बनाते हैं, मान लीजिए एक ये पार्टिकल्स हुआ, एक यहाँ पे होगा, कुछ बनाते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं। आप बोलिएगा कि इसके नीचे बना लेते हैं। देखिए इसको ऐसे बनाने से क्या होता है, ये पैकिंग फ्रैक्शन की बात है। ये जब पैकिंग फ्रैक्शन लगाए तब इसमें इसको इसके यहाँ पे क्यों लेते हैं, अगर पार्टिकल यहाँ लिए इसके नीचे जब लेंगे ना तो जितना सामान आप रखना चाहेंगे उसमें कम हटेगा। मतलब मान लीजिए कोई एक ट्रे है, ट्रे में आप लड्डू रखना चाहते हैं तो लड्डू के ऊपर लड्डू रखिए तो वो ज्यादा जगह ले लेगा और कम ही सामान रखेगा। लेकिन अब इसको ये जो खाली दो लड्डू के बीच में लड्डू रखेगा ना, इसमें कम जगह में ज्यादा लड्डू आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, ये तरीका होता है। अभी हम ऐसे लेते इसकी बात फिर हम आपको बताएंगे, किसमें बताएंगे, यहाँ पे ये फिर उसके ऊपर वाली साउंड लेंगे। ठीक है, ये देखिए लगातार कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स इन 3D में हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर मतलब सब
एक यूनिफॉर्म पैटर्न बन रहा है ना इसमें, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, मैंने इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, जोड़ दिया। ये आ गया आपका क्या, एक क्यूब टाइप का आ गया। तो यही क्या पर रेगुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है, मतलब इसको देखिएगा, ये एक चीज है, इधर इधर रिपीट यही होगा। देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ना है, इसको इस पॉइंट से मिला है, इसको इस पॉइंट से मिला है, इसको इस पॉइंट से मैंने मिलाया, फिर मैंने सबको जोड़ दिया, सॉरी देखिए एक ये डब्बा है इधर बड़ा, फिर ये दूसरा डब्बा बना, तो क्यों टाइप के, तो मतलब यही चीज रिपीट हो रहा है, फिर इधर ऐसे रिपीट होगा, इसके नीचे भी आएगा ना, तो नीचे भी ऐसे रिपीट होगा, ये नीचे भी आप आइएगा तो नीचे भी आपको ऐसे रिपीटेशन मिलेगा आपको। इसको इससे जोड़िए, इसको इससे जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़िए, ठीक है। देखिए ये क्यूब है ऊपर वाला, ये दूसरा क्यूब बना, तो यही क्यूब का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब कि अगर इसको एक पार्टिशन मानिए, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, मतलब इससे जो पूरा एक सॉलिड बनेगा, इसको बोलते हैं वो लैटिस स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है लैटिस। अब यूनिट सेल की बात करें, यूनिट सेल क्या होता है, जैसे किसी का बार-बार रिपीट होगा वो पूरा सिस्टम बनाएगा, किसी को बार-बार रिपीट करने से सेम थिंग्स को बार-बार रिपीट करने से जो हमारा सॉलिड बनेगा उसको बोलते हैं यूनिट सेल, मतलब जो रिपीट होगा उसको बोलेंगे यूनिट सेल, जो पूरा बन जाएगा उसको तो बोलेंगे क्या, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे या लैटिस स्ट्रक्चर। लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे यूनिट सेल। जैसे यहाँ पे कौन सा रिपीट हो रहा है, ये क्यूब रिपीट हो रहा है, ये आपका क्यूब रिपीट हो रहा है बार-बार, ये क्यूब रिपीट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। यूनिट सेल जो बार-बार, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, दीवार है, दीवार को बनाने के लिए हमको ईंट की जरूरत पड़ेगा, तो जो ईंट को क्या लिखेगा, ये एक ईंट आएगा, फिर ईंट आएगा, फिर ईंट आएगा, ऐसे ईंट लगता है दीवार बनाने के लिए। तो दीवार में क्या आ रहा है, ईंट ही रिपीट हो रहा है, ईंट लगता है। तो ब्रिक्स जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार-बार रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं यूनिट सेल, क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। इससे जो पूरा दीवार बनेगा उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। जो बार-बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग, उसको बोलते हैं यूनिट सेल, और जो हमारा पूरा बन जाता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब देखिए, अब क्रिस्टल लैटिस की बात करें, जब एक हम क्यूब निकाल लेते हैं, ठीक है, एक क्यूब निकाल लेते हैं, क्यों बनेगा, इसको y एक्सिस x z, एक क्यूब को पूरा रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब ये कोई है और कुछ, मतलब क्यूब में बोलते हैं, क्यूब कुछ भी सकता है। अगर इसकी लेंथ हम a ले, इसके सामने वाला एंगल लेना अल्फा, अगर ये लेंथ लिए b, सामने वाला बीटा, ये लेंथ लिया मैंने c, इसके सामने वाला गामा, मतलब जो साइड ले रहे हैं ना उसके अपोजिट साइड वाला हम एंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी लैटिस को को डिफाइन करने के लिए बोलेंगे इतना लेंथ का, इतना ब्रेथ का, इतना हाइट का, लेंथ ब्रेथ हाइट को बताएंगे या एंगल को अल्फा पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस को 6 पैरामीटर्स होता है बताने के लिए, 6 पैरामीटर्स हम बता सकते हैं, 6 पैरामीटर्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तीन क्या होगा, तीन आपका लेंथ आएगा, लेंथ मतलब एक लेंथ आएगा, ब्रेथ आएगा, हाइट आएगा, तीन मतलब ये लेंथ मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, लेंथ क्या है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, और तीन क्या रहेगा आपका, एंगल आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा। ये मैंने कैसे लिया, ए साइड के अपोजिट वाला अल्फा लिए, बी साइड के अपोजिट वाला मैंने बीटा लिया, ठीक है, सी के अपोजिट मैंने गामा लिया, इस तरीके से लिखा है। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करने के लिए आपको 6 पैरामीटर्स होना चाहिए, मतलब 6 पैरामीटर से आप किसी भी लैटिस को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है।
अब जो स्पेस में आपका जो पार्टिकल्स रहेगा कितने डिफरेंट प्रकार टाइप से वो अरेंजमेंट रहता है। टोटल आपका 14 डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस क्रिस्टल लैटिस बनते हैं। कितना? 14 क्रिस्टल लैटिस आर पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली है, थ्योरेटिकल अभी बताएंगे 28 बताता है, लेकिन होता है एक्चुअली वो बताता है ऐसे, मतलब आगे बढ़िएगा ना तो 28 बताया जाता है, लेकिन वो एक्चुअली में देखा जाए ना तो वो 14 बार दो बार रिपीट हो रहा है। 28 है ना, से हर कोई दो बार रिपीट हो रहा है तो एक्चुअली में 14 ही आता है। तो ये 14 3D क्रिस्टल 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस आएगा ना आपको, इसी को बोलते हैं ब्रेवाइस। ये जो 14 3D क्रिस्टल लैटिस जो क्वेश्चन इसको बोलते हैं ब्रेवाइस लैटिस। ठीक है, ये आ गया आपके लैटिस के बारे में, यूनिट सेल के बारे में। अब यूनिट सेल जो आपका होता है ना 3 पार्ट में, इसको मतलब सॉरी ये 2 पार्ट में फिर से फर्दर क्लासिफाई होता है। यूनिट सेल फिर से आपका 2 पार्ट में क्लासिफाई। एक होता है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होता है आपका स्टैंडर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव को आप लोग सिंपल यूनिट सेल बोल सकते हैं। ये जो आप यूनिट सेल का टाइप देख रहे हैं ना, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्यूब के लिए पढ़ेंगे। क्यूब के लिए, क्यूब में क्या था, a बराबर b बराबर c, abc इक्विवेलेंस इक्वल एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं ये यूनिट सेल का जो 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, प्रिमिटिव और या इसको सिंपल यूनिट सेल बोलिए या सेंट्रल यूनिट सेल, मतलब ये दो नाम सेम ही है, वो अलग है। ठीक है, इस दोनों में अंतर क्या है, इसको किस बेसिस पे बांटा गया। तो आप क्यू पहले देखिए, क्यूब के कॉर्नर कितने कॉर्नर देखिए, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, 3 4 5 6 7 8, कितने कॉर्नर गया, 8 कॉर्नर। अब घर के देखिए ना, घर के आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें देखिए, एक कॉर्नर इधर आएगा, एक इधर आएगा, 4 तो छत वाला आएगा और 4 आपको प्लेट वाला आएगा, मतलब जिस फ्लोर वाला आएगा और आपको रूफ वाला आएगा, तो 8 कॉर्नर हो गए। फेस की बात करें तो फेस क्या होता है, जैसे एक पूरा दीवार फेस, आप क्या कितने दीवार, 4 होगा, एक ये दीवार है, इसके पीछे एक दीवार है, 2 तीसरा चौथा 4 आगे, एक नीचे, फिर ऊपर 6, फेस कितना हो गया 6। ठीक है, ठीक है, कॉर्नर की बात करिए और फेस की बात करिए। अब जैसे क्वेश्चन आएगा तो देखिए, अब देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल क्या होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल वो होता है जिसमें एटम जो होता है सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला, सिंपल, इसको हम लोग कभी एससीसी बोलते हैं, एससीसी, अगला शॉर्ट फॉर्म में हमेशा ये बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूब के नहीं बोलते, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो एससीसी बोलते हैं। एससीसी में एटम आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर पोजीशन, ओनली एट कॉर्नर पोजीशन, एटम्स are present at the corner position only। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे ये ऐसे, ठीक है। इसकी बात करें, इसमें आता है फिर आपका, याद रखिएगा 8 कॉर्नर 6 फेस। इसमें आपका पहला आता है, इसमें आता है 3 पार्ट, बॉडी सेंटर क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब, फिर आता है फेस सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब,
फिर आता है आपका लास्ट में आता है एंड सेंटर क्यूब, एंड सेंटर क्यूब। बॉडी सेंटर क्यूब के बारे में समझिए। पहले इसको सेंटर यूनिट सेल के बारे में बताते हैं। प्रिमिटिव के बारे में जान है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर एटम को ऑक्युपाई करता है पार्टिकल सब, मतलब एटम जो होता है कॉर्नर पोजीशन को लेते हैं। इसमें क्या होता है सेंटर यूनिट सेल में कॉर्नर पॉइंट्स के अलावा, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स के अलावा भी कहीं और एटम होगा, मतलब कॉर्नर 8 कॉर्नर होगा, 8 कॉर्नर के अलावा कहीं और एटम भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये आता है सेंटर यूनिट सेल। तो पहले है बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अगर इस आप अपने रूम को और क्यूब मानते हैं तो इसमें तो 8 कॉर्नर में तो एटम है ही है। एक है बॉडी सेंटर, इस बॉडी का सेंटर कहां है? अगर जिस रूम में आप है उसके सेंटर क्या आएगा? सेंटर पे कहीं आएगा बीच में। तो अगर हम फिर से क्यूब बनाते हैं, मतलब एटम यहां आया तो भाई 4 ये रूम लगा, ये फ्लोर लगा 4, और एक क्या है, एक बॉडी के पूरे रूम के बीच सेंटर में, बीच में होगा कहीं, तो ये कहीं बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये होता है बॉडी सेंटर। फेस सेंटर भी क्या है, मतलब यहाँ पे क्या है, एटम्स आर ओनली कॉर्नर पोजीशन एंड 8 कॉर्नर, कितना कॉर्नर देता है? 8 कॉर्नर, ठीक है। बॉडी सेंटर कितना है? 8 कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर पोजीशन। एक एटम का मतलब है आपका बॉडी के सेंटर में, बॉडी सेंटर पोजीशन एटम, ठीक है। एफसीसी फेस सेंटर क्यूब की बात करते हैं। मैंने फेस बताया, फेस कितना होता है? 6 होता है, तो ये सेंटर में है, तो कॉर्नर के अलावा भी और कहीं होना चाहिए, तो कॉर्नर पे तो 8 एटम है ही। अभी फेस की बात करें, फेस कितना होता है? 6 होता है। ये दीवार सामने वाला इधर इधर ऊपर नीचे, ठीक है। तो जो एटम होगा, एक ये फेस है, 6 के 6 फेस पे भी एटम होना चाहिए। तो फेस सेंटर भी कहते हैं एटम का जो प्रेजेंटेशन होता है 8 कॉर्नर पे, कॉर्नर पोजीशन एंड 6 का फेस पे, फेस पोजीशन, फेस के सेंटर में। ये पूरा दीवार है ना, इस पूरे वॉल के सेंटर में, जैसे मान लीजिए इस व्हाइट के वॉल को है, इसका सेंटर कहां है? कुछ यहां पे है, तो इस सेंटर में, जैसे कॉर्नर पे वहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, वो 4 कॉर्नर में सामने वाला भी 4 होगा, और जो फेस पे आएगा इस पूरे व्हाइट को के सेंटर पे आना चाहिए, ठीक है। तो 6 फेस सेंटर बोलते हैं पोजीशन, फेस सेंटर पोजीशन। एंड सेंटर की बात करते हैं। एंड सेंटर में कहता है कॉर्नर पोजीशन से हुआ है, क्योंकि ये कॉर्नर की बात करता है। उसके अलावा और कहां चाहिए? कोई भी तो एनी टू अपोजिट फेस, अगर मैंने आपको चूज किया तो आपको नीचे वाला जो फ्लोर आएगा उस पे एक एटम लगाऊंगा। एक अगर मैंने फेस ऊपर वाले को चूज किया तो नीचे वाला एक फेस आएगा। अगर आप इस वाले को एक फेस चूज कर रहे हो, इससे सामने वाला जो कहता है वो वाला आपको लेना पड़ेगा। अब ये लेते हो तो ये, मतलब एक कॉर्नर तो होगा, कोई दो अपोजिट फेस पे आपको एटम प्रेजेंट होना चाहिए। दो इसके लिए कहां पे? अच्छा 6 फेस के लिए एक यहां लगा, यहां लगा, यहां एक सामने वाला पे, एक पीछे वाला पे, ठीक है। ये लगा एफसीसी के लिए। इसके लिए अगर एंड सेंटर क्यूब के लिए 6 कॉर्नर है, कोई दो अपोजिट फेस, अगर ये ऊपर वाला सिलेक्ट कर दिया तो नीचे वाला आएगा। अगर आपने यहां पे एक एटम रखा, एक नीचे वाला पे एटम रखा। अगर मान लीजिए ये नहीं रखते हो, मान लो आप ये वाला चूज करोगे तो एक यहां पे एटम आएगा, तो यहां पे आएगा, ठीक है। मतलब कोई भी तो फेस लेना है, उसके सेंटर पे रखना है। तो पोजीशन एटम का हो गया 8 कॉर्नर पोजीशन, और क्या आ गया? दो फेस, 2 अपोजिट फेस, दो एटम होगा अपोजिट फेस, अपोजिट सेंटर फेस। ये आ गया आपका, ये इसमें मेन आपका विजुअलाइजेशन का कमाल है, बस कुछ नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, एससीसी जो होता है, आप अपने रूम में बैठे होंगे, देखिएगा कॉर्नर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 ही कॉर्नर होंगे रूम में। देखिए 8 कॉर्नर होंगे, वो 8 कॉर्नर पे ही आपका एटम होगा, जिसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर तो होंगे ही होंगे, और एक आपका सेंटर में, इस पूरे बॉडी के सेंटर में बीच में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया
बॉडी सेंटर में कहां-कहां एटम प्रेजेंट होते हैं? फेस सेंटर में 8 कॉर्नर तो होंगे ही होंगे। जो मैंने 6 फेस आपको दिखाया, एक ये वाला वॉल, सामने वाला वॉल, ये दिस, अगर मैंने रूप लिया, एक रूप ले लेते तो 6 फेस आ गया पूरा। तो 6 फेस पे भी एटम होगा कहां पे? सेंटर पे। एंड सेंटर में क्या होगा? 8 कॉर्नर के अलावा कोई भी दो अपोजिट फेस हो कर लीजिए। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो सामने वाला जाएगा, ऊपर सेलेक्ट करने के नीचे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है? ये आपको डिपेंड करना होगा कौन सा लेते हैं, उसके सामने वाला जस्ट अपोजिट लेना है। ये आ गया आपका यूनिट सेल का एटम कहां-कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है? अगर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। अब मान लीजिए आपका अगर एटम रखेंगे, जैसे यहाँ पे बॉल, यहाँ पे बॉल, जैसे क्यूब पे आप रखिए, लड्डू रखेंगे, अब देखिएगा तो सारा के सारा एटम तो इसके अंदर नहीं है, कुछ ही पार्ट रहता है। तो अगर आप सामने से देखिएगा, अगर आप सामने से देखिएगा तो इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप कुछ दिखेगा, ये सर्किल आपको मतलब सर्किल है कुछ दिखेगा। इसमें प्रेजेंट कैसे रहता है बताते हैं, एससीसी में कैसे प्रेजेंट रहता है। चार एटम है, ऐसे चार एटम से जस्ट पीछे है। तो जो आपका इस जो कॉर्नर होता है इस रूम का, मतलब क्यूब का जो कॉर्नर था, ये इसके कॉर्नर से मैच करना होता है हमको। ये क्यूब है आपका 2D में, मतलब सामने से देख रहे हैं, ठीक है? तो देखिए क्या ये पूरे जो एटम पार्टिकल्स है, ये क्या पूरा अंदर है? नहीं है। इसको देखिए कितना पार्ट अंदर रहता है। तो अगर आप इसको, ये बॉल है, ठीक है, 3D में अगर ये पूरा आधा कट गया पहले, और मैं इसको पूरा आधा काटा, आधा ये पार्ट को यूज भी नहीं, तो हाफ कैसे चला गया? तो हाफ चला गया। तब हमारे पास कितना पड़ा? इतना है, इतना है, इतना है। अब इसका भी आधा चला गया। अब इसका फिर से मैं हाफ करता हूं, फिर ये इतना पार्ट है, ये तो चला गया ना फिर से, तो इसको मैं हाफ करता हूं, तो फिर से ये इतना चला गया, तो हाफ का हाफ बचा। अब देखिए आपके पास अब तो बड़ी पूरा जगह। अब देखिएगा आपके पास इतना है, इतना में भी आपको दो पार्ट में, अगर आप बॉल लीजिएगा, अगर मान लीजिए इस बॉल को आप इस कॉर्नर पे रखिएगा, तो ऊपर वाला पोर्शन चला गया, इधर वाला पोर्शन चला गया। अब क्या बचा? ये जो बॉल है कॉर्नर, उस हमारे रूम में भी तो होगा। आप एक बार बॉल रख के इमेजिन करके देखिएगा, ये जो बॉल होगा आपका अंदर वाले पार्ट में भी आ रहा होता है, इसका भी हाफ बन जाएगा। ये टोटल 1/8 पोर्शन ही रहता है आपके क्यूब में। एक और तरीका हम करते हैं, जैसे आपने इसको हाफ काटा, तो हमारे पास कितना बचा? ये बचा। अब एक अगर कोई सा कॉर्नर लिए, यहां से चार रूम कनेक्टेड होगा, एक ये रूम है, इसको उसके जस्ट बगल में होगा, इसके जस्ट पीछे होगा, और एक डायगोनली भी होगा ना। इस अगर मैं इस एटम को चार पार्ट में बांट दूं, ऐसे कितना, तो 1/4 एटम ही तो आया है क्यूब में, है ना? तो इसमें मतलब हाफ का 1/4 पार्ट है मेरे पास। आधा तो पहले मैंने हाफ तो ऐसे का हटा दिया, आधा तो ठीक है। अब हाफ बचा, हाफ का भी ये चार इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4, तो कितना बचता है? 1/8। द कॉर्नर एटम आपका 1/8 पार्ट ही आपके क्यूब में रहता है। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, पहले एससीसी के लिए देख लेते हैं। कॉर्नर एटम कितना दिया? 1/8। 1/8 एक कॉर्नर देता है। कितने पोजीशन पे है एटम होगा कॉर्नर पे? 8 कॉर्नर पे है। तो एक कॉर्नर एटम 1/8 पार्ट दे रहा है, टोटल 8 कॉर्नर है, 8 एटम है, 8 एटम कितना देगा? 8 कितना गया? 1। तो जो हमारा नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल एससीसी आ जाएगा कितना? 1। क्यों? क्योंकि एक कॉर्नर आपका 1/8 पार्ट है, तो 8 कॉर्नर कितना आ जाएगा? 1/8 पे आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। बीसीडी क्या है? कॉर्नर तो है ही, तो 8 कॉर्नर है, 1/8, तो 1 एटम आएगा। एक बॉडी के सेंटर में अगर मैं बॉल को इस रूम के बीच सेंटर में रखूं, क्या ये किसी से शेयर कर रहा है क्या? ये पूरे बॉल आपके रूम में ही है ना, तो एक एटम आपका और आ जाता है जो आपको बॉडी के सेंटर में रहते हैं।
तो प्लस 1 एटम और आ जाता है। जो आपका बॉडी के सेंटर पे रहता है, बॉडी सेंटर पे रहता है, वो पूरा रहता है, ठीक है, पूरा 100% आपका रूम में रहता है। तो एक 1 + 1 इसमें 2 एटम हो जाएगा, किसमें, बीसीसी में। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीसीसी, इसको बोलते हैं एफसीसी, इसको बोलते हैं ईसीसी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर की। फिर से वही बात, कॉर्नर पे 8 एटम है, तो 8 × 1/8, 8 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर 1/8 पार्ट ले रहा है, तो 1 एटम। अब फेस में देखिए, फेस वाला पार्ट है, अगर मैं इस दीवार पे अगर मैं एक मतलब बॉल रखूं, तो ये बॉल आपको इस रूम में भी दिखेगा, अब उस इसके पीछे वाला रूम है उसमें भी दिखेगा, मतलब पूरा 50-50 दिख रहा है। तो फेस वाला एटम जो होगा आपको 50% ही शो करेगा, 50% इस दीवार पे उस साइड भी दिखेगा, क्योंकि वो जो बॉल का सेंटर और दीवार का सेंटर मैच, मतलब सेंटर एक ही होगा। तो बॉल का 50% इधर, 50% उधर। तो फेस वाला कितना पार्ट हमको दिखा रहा है, 50%, हाफ। एक फेस से हाफ एटम मिल रहा है, टोटल फेस कितना है, 6 × 6 कितना आ गया, 3। तो टोटल एटम कितना हो गया, 4। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 + 3 4। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितना आएगा, 4। एंड सेंटर की बात है, कॉर्नर एटम फिर से वही बात, 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर में 1 पार्ट, तो 1 एटम तो आ ही गया। फेस सेंटर इसमें क्या, 2 एटम है, वो भी अपोजिट फेस पे। एक फेस 50%, तो 2 फेस कितना रहेगा, एक फेस आपका मतलब टोटल कितना फेस है, 2 फेस है, और हर फेस कितना शो करता है, हाफ, कितना होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 + 1। ये आ गया नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। एससीसी में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, ईसीसी में 2। फिर से आप हम लोग डिवीजन के बता रहे हैं, कॉर्नर एटम, जो कॉर्नर एटम होता है आपका 1/8 पार्ट ही शो करता है। फेस सेंटर में जो एटम होता है आपका वो हाफ 50% शो करता है, और जो आपका बॉडी के सेंटर में होगा, बॉडी सेंटर वाला जो एटम होगा आपका, वो आपका पूरा पूरा शो करेगा, पूरे पोर्शन मतलब पूरा। ये 1 के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, परसेंटेज में नहीं बोल सकते, तो 1/8 × 100% बोल सकते हैं, 1/2 × 100% बोल सकते हैं, 1 × 100%, 1 × 100 का 1% कर देगा। तो ये देखिए, कॉर्नर एटम 1/8 पार्ट ही आपके क्यूबिक यूनिट में शो होगा, फेस वाला में हाफ और बॉडी सेंटर में 1। ठीक है, आज हम अपना लेक्चर ये भी खत्म करते हैं। अगले केस में देख लेंगे एआर रिलेशन क्लास से, या पैकिंग फ्रैक्शन देख लेंगे, या फिर क्या रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर लगाया जाता है। सेकंड लेक्चर ये भी खत्म होता है, थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे।